अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन चाहे एसएससी सीजीएल 2022, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जेई, जेएसएससी सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल इन जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि जनरल स्टडीज वाले सेक्शन को कैसे कवर किया जाए, किस सोर्स से कवर किया जाए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल स्टडीज का रामबाण सॉल्यूशन एसएससी घटना चक्र 2022 का लेटेस्ट एडिशन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यकीन मानिए अगर आपने इस पूरे सीरीज को फॉलो कर लिया तो जनरल साइंस जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करके लाइएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों अभी 60 दिनों का ये महासंग्राम है, पूरे अच्छे से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि खोल दे मेरे पंख को, खोल दे मेरे पंख को कहता है परिंदा, तो अपने आप को यह कह दीजिए कि अब हमें खोल देना है, अपने पंख को खोल देना है। इसका मतलब क्या है कि कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा। क्या कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा? अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, एसएससी सीजीएल को क्रैक करना है, किसी भी एग्जामिनेशन की को क्रैक करना है, तो अपने कंफर्ट जोन को खोलना होगा, अपने पंख को खोलना होगा, क्योंकि अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। हमें हमारी मंजिल नहीं मिली है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। इसीलिए परेशान नहीं होना है, पूरे अच्छे से फोकस्ड होकर के पढ़ाई करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है और उसके बाद जैसे जैसे आपको कहा जाए आपको केवल वही करना है, सफलता निश्चित है। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2 दिनों में मध्यकालीन इतिहास से पहले प्राचीन इतिहास को कवर किया है, एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इसके बाद आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले यहां पर करेंगे प्रारंभिक मध्यकाल, और जब प्रारंभिक मध्यकाल की बात आएगी तो इस काल में हमें सबसे पहले इस्लाम धर्म के उदय के बारे में जानना होगा कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है, और जो संस्थापक थे उनका जन्म कब हुआ। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, हम बहुत सारी चीजों को यहां पर बोलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, हो सके तो नोट डाउन करना है, नहीं तो केवल सुन करके भी आपका काम हो जाएगा। यहां बहुत सारी चीजों को लिखेंगे तो वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि डिटेल में हम सब चीज करते हैं। चलिए पैगंबर मोहम्मद किस शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की? प्रॉफेट मोहम्मद फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द विच सेंचुरी, कहता है किस सेंचुरी में इसने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। तो चलिए हम थोड़ा सा इस्लाम धर्म पर बात कर लेते हैं। इस्लाम धर्म, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इस्लाम धर्म की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। किसके द्वारा? इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा करी गई। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में, याद रखिएगा 570 ईस्वी में, कहां पर? मक्का में हुआ। कहां? पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। पैगंबर मोहम्मद के पिताजी का नाम, पैगंबर मोहम्मद जी के पिताजी का नाम अब्दुल्ला और माताजी का नाम अमीना था। क्या? इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माताजी का नाम अमीना था, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। कब? इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में, ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में, और कहां पर? तो हीरा गुफा में, याद रख लीजिएगा कहां पर? हीरा गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद ने एक संवत स्टार्ट किया था, एक कैलेंडर स्टार्ट किया था जिसे कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिजरी संवत, जिसे इस्लामिक कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर भी कहा जाता है। तो हिजरी संवत का स्टार्ट कब होता है? याद रखिएगा 24 सितंबर 622 ईस्वी। कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी। और ऐसा कब हुआ था? तो देखिए 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे। कहां? मक्का से मदीना, मक्का में इनका जन्म हुआ था और मक्का से मदीना हजरत मोहम्मद 622 गए थे। तो इसे कहा गया था, इसे नाम दिया गया हिजरत। क्या? इसका नाम दिया गया हिजरत, यानी कि हिज्र। और जब वो मदीना से फिर मक्का लौट करके आए तो ये जो घटना घटी, इसी घटना के दिन से हिजरी कैलेंडर का शुरुआत होता है। हिजरी संवत का 24 सितंबर 622 में पैगंबर मोहम्मद जी ने हिजरी संवत की शुरुआत करी थी, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का विवाह जो है खदीजा से होता है। किसका? खदीजा से। पैगंबर मोहम्मद का विवाह होता है खदीजा से। इनकी पुत्री का नाम फातिमा, इनकी पुत्री का नाम फातिमा, याद रखिएगा पुत्री का नाम फातिमा। इनका दामाद जो था वो था, उनका नाम था अली, याद रखिएगा पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली। अच्छा, इनकी मृत्यु
632 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है और जब इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में तो इनको दफनाया कहां पर जाता है? मदीना में। कहां पर? मदीना में दफनाया जाता है। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद का जो उत्तराधिकारी हुआ, याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी हुआ उसे खलीफा कहते हैं, ठीक है, खलीफा कहते थे। तो याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद का जो उत्तराधिकारी हुआ उसे खलीफा कहते थे और वो खलीफा कहलाए, ठीक है। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और 636 ईस्वी में, याद रखिएगा, 636 ईस्वी में पहली बार खलीफा का पोस्ट दिया गया। किसे? उमर खलीफा को। किसे? उमर खलीफा को दिया गया। और खलीफा होते थे किस प्रकार से? तो खलीफा धार्मिक और राजनैतिक प्रमुख होते थे मुस्लिम धर्म के, ठीक है। इस्लाम का धार्मिक प्रमुख का मतलब इस्लाम का विस्तार करवाना, राजनीतिक प्रमुख का मतलब साम्राज्य का विस्तार करवाना, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है इस सवाल के जवाब में। इतना कुछ हमने किया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना करी। तो देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में करी। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में करी। याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी, ठीक है। याद रखिएगा, 7वीं। इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिन्हें कि मदीना में दफनाया गया। इनका जो उत्तराधिकारी हुआ उन्हें खलीफा कहा गया और पहला खलीफा उमर खलीफा हुआ। 636 ईस्वी की बात है। खलीफा कौन होते थे? तो धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख होते थे, ठीक है। चलिए, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कहा जा रहा है निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? अच्छा, 712 ईस्वी में हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया इन 712 एडी, ठीक है, में किया था। तो ये आप तो लोग तो जानते ही होंगे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर हमला किया? भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था। देखिए एक बात याद रखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाले, देखिए ये सफल प्रयास था, भारत पर आक्रमण करने का सफल प्रयास 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है, लेकिन 711 ईस्वी में भी भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? याद रखिएगा, उबैदुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा? उबैदुल्ला के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि 711 ईस्वी में भी यहां पर आक्रमण करने का असफल प्रयास हुआ था। सफल प्रयास में है 712 ईस्वी, ठीक है। 712 ईस्वी में किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो यहां पर इस कहानी को समझिएगा कि क्या होता है। देखिए 711 ईस्वी की बात थी। 711 ईस्वी में जो खलीफा थे उसका नाम था वाजिद अली, और कहीं कहीं पर आपको वाहिद अली भी मिलेगा, तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक खलीफा था, 711 ईस्वी की बात है, 711 ईस्वी की बात है। एक खलीफा था जिसका नाम है वाजिद अली। अच्छा, क्या होता है? वाजिद अली को श्रीलंका जैसे कि प्राचीन काल में सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, तो श्रीलंका का एक राजा था जो कि वाजिद अली, जो कि खलीफा हुआ करता था इस्लाम धर्म का। 711 ईस्वी में श्रीलंका का राजा वाजिद अली को कुछ गिफ्ट भेजता है, ठीक है, कुछ गिफ्ट भेजता है, कुछ उपहार स्वरूप कुछ भेज रहा था श्रीलंका का शासक। याद रखिएगा, किसे? वाजिद अली को, जो कि उस समय 711 में क्या था? खलीफा था। अब ये जब यहां से श्रीलंका के शासक जो गिफ्ट भेजे, तो ये किसकी तरफ से जाएगा भैया? भाई इंडिया के तरफ से जाएगा, इंडियन कॉन्टिनेंटल होकर के जाएगा, ठीक है। तो ये जब इधर से जा रहा था तो देवल नाम का एक जगह था, ठीक है, देवल नाम का एक जगह था, और देवल में दाहिर का कंट्रोल में था देवल। तो देवल नाम के जगह में ये जो गिफ्ट भेजा जा रहा था, किसके द्वारा? श्रीलंका के शासक के द्वारा। तो वहां पर कुछ लुटेरों ने इस गिफ्ट को, ये जो गिफ्ट उपहार था, इसे लूट लिया, ठीक है, इसे लूट लिया। इस बात का पता चला वाजिद अली को। तो वाजिद अली ने क्या कहा? किसे? तो ईरान का शासक फारस जिसे कि प्राचीन समय में, तो ईरान का शासक था उस समय कौन? मंसूर हजाज। कौन था? मंसूर हजाज। तो ईरान का शासक जो मंसूर हजाज था ना, अब इसे वाजिद अली कहता है कि एक काम कीजिए, आप जाकर के जो देवल जिसके कंट्रोल में है उससे बात कीजिए कि जो भी लुटेरे थे, जिसने भी इस चीज को लूटा है, जिसने भी गिफ्ट को लूटा है, उसको थोड़ा सा यहां पर मजा चखाया जाए, उसे दंड दिया जाए। तो अब मंसूर हजाज, ईरान का शासक, देवल के राजा दाहिर को, ठीक है, दाहिर को संदेश लिखता है, खत लिखता है कि देखिए आपके जगह ऐसा ऐसा हो गया, उस लोगों को मतलब खोजिए, ढूंढिए, उसको सजा दीजिए या फिर उसके लिए कुछ कदम उठाइए। तो
दाहिर जो है इसको नजरअंदाज कर देता है। क्या? दाहिर इसे नजरअंदाज कर देता है और फिर आता है गुस्सा किसको? वाजिद अली को। किसे? वाजिद अली को गुस्सा आता है और वो क्या कहता है, या फिर बोले ईरान का शासक को बोलता है कि देखो तुम जाकर के राजा दाहिर पर आक्रमण करो, उसे हराओ, ठीक है, उसे मारो पीटो। तो यहां पर क्या होता है कि मंसूर हजाज जो कि ईरान का शासक था 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में मंसूर हजाज ने एक लड़के को, एकदम मतलब एक लड़का था मंसूर हजाज जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, मात्र 17 साल का एक नौयुवक, मात्र 17 साल का एक नौयुवक, किसे? मोहम्मद बिन कासिम को किसके खिलाफ? तो राजा दाहिर के खिलाफ आक्रमण करने के लिए भेज देता है। और यही आक्रमण 712 ईस्वी में कहा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो सबसे पहला भारत पर अरबों का आक्रमण था वो 712 ईस्वी में किसने करा? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसके कहने पर? मंसूर हजाज के कहने पर, जो कि ईरान का शासक था। और वो किसके कहने पर? तो वो क्या, वह जो खलीफा था वाजिद अली, उसके कहने पर। अब क्या होता है कि यहां पर राजा दाहिर को यह हरा देता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है, पहले दाहिर का भतीजा को हराता है, फिर उसका बेटा को हराता है और दाहिर का भी हार हो जाता है। दाहिर की दो बेटियां थी, ठीक है, याद रखिएगा, दाहिर की दो बेटियां थी और ये दोनों बेटी को मोहम्मद बिन कासिम जो है बंदी बना लेता है और इसको उपहार स्वरूप, ठीक है, इसको उपहार स्वरूप वाजिद अली को भेंट करता है, जो कि खलीफा था, वाजिद अली को भेंट करता है। अब ये जो दोनों बेटियां थी इसकी, ये दोनों बहुत चालाक, और ये क्या करती है कि अपने पिताजी का, अपने भाई ये सब का बदला लेने के लिए ये क्या कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है। तो वाजिद अली जो कि सिंध विजय के लिए भेजा था किसको? मोहम्मद बिन कासिम को, और ये सिंध को विजय तो करके आया भी मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन वाजिद अली के जब जब वाजिद अली ने इस बात को सुना कि तुम हमें ये गिफ्ट दे रहे हो, तुम हमें उपहार स्वरूप जो दे रहे हो उसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया, तो ये क्या कहता है? मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को वाजिद अली मरवा देता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब आगे बात समझते हैं। तो ये बात हो गया। 711 ईस्वी में अरब सेनापति किसने सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया? तो ये तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। चलिए चचनामा, देखिए चच किसका पेट पिता था? चच था दाहिर, जो देवल का राजा था दाहिर, उसका पिता था चच। और चचनामा में सिंध का जो विजय होता है, सिंध पर जो सिंध विजय की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है, ठीक है, सिंध विजय की, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर जीत हासिल करी थी, यहां पर आक्रमण किया था, तो उसकी जानकारी हमें चचनामा से ही मिलती है, याद रखिएगा, चचनामा से। तो चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरब विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आक्रमण करता है और उसका विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और देखिए किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? देखिए 14 ये गलत लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं 1000 से 1026 के बीच 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने, ठीक है, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, 14 बार नहीं। 1000 से 1026 के बीच भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। तो इसका भी कुछ इतिहास है, तो चलिए थोड़ा सा इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए बात है तुर्की साम्राज्य। तुर्की साम्राज्य एक सामानिद साम्राज्य था, ठीक है, एक सामानिद तुर्की में एक सामानिद साम्राज्य था। कौन सा? सामानिद साम्राज्य, आप कह सकते हैं तुर्क साम्राज्य, ठीक है। तो अफगानिस्तान में क्या होता है, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा, चलिए अब ठीक है। अफगानिस्तान में अलपतगीन नाम का एक दास था। अफगानिस्तान में अलपतगीन नाम का एक दास था, जो कि अब्दुल मलिक का दास था, अब्दुल मलिक का गुलाम था। उसने अफगानिस्तान में तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी, तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी। और अलपतगीन का दामाद बोलिए या फिर उसका दास बोलिए, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या? उसका नाम था सुबुक्तगीन, याद रखिएगा, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का मौत हो जाता है 998 ईस्वी में, ठीक है, सुबुक्तगीन का मौत हो जाता है 998 ईस्वी में। किसमें? 998, मतलब लास्ट था 1000 ईस्वी के 2 साल पहले, ठीक है, 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन का मौत हो जाता है। और सुबुक्तगीन का बेटा होता है महमूद गजनवी, ठीक है, सुबुक्तगीन का बेटा होता है महमूद गजनवी, जिसने कि 998 ईस्वी में जब इसका बाप मरा, ठीक है, कौन? सुबुक्तगीन। तो 998 ईस्वी में ये महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। तो 998 ईस्वी में कौन? महमूद गजनवी गजनी का शासक बनता है। और गजनी के शासक बनने से पहले महमूद गजनवी खुरासान का शासक था, ठीक है।
खुरासान का शासक था। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो आपको बताना है महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। 998 ईस्वी में ये क्या करता है, ये गजनी का शासक बनता है 998 ईस्वी में अपने बाप के मरने के बाद। ठीक है, तो 998 ईस्वी में उसके बाद 17 बार ये भारत पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, 17 बार भारत पर आक्रमण कर देता है। 1000 से 1026 या 1027 तक में ये 17 बार आक्रमण कर देता है भारत पर। ठीक है, और ऐसा किसने कहा है कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया? तो याद रखिएगा, सर हेनरी इलियट ने ऐसा कहा है कि 17 बार, उनके अनुसार 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, अच्छा, महमूद गजनवी 17 बार यहां पर आक्रमण किया क्यों? तो देखिए, भारतवर्ष में बहुत ज्यादा धन संपदा था और ये सब लुटेरे थे। ठीक है, ये सब जो थे लुटेरे थे, नंगे भूखे थे। अब क्या है कि वो यहां का धन संपत्ति, यहां का जो धन संपदा था भारतवर्ष का, इसको देख करके आकर्षित हुए और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, यहां के धन संपत्ति से आकर्षित होकर के और मध्य एशिया में शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से इसने 17 बार 1000 से 1027 तक में भारत पर आक्रमण किया। लेकिन साम्राज्य के विस्तार का उद्देश्य महमूद गजनवी का नहीं था। याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? अच्छा, महमूद गजनवी जो है पहला बार भारत पर आक्रमण 1001 ईस्वी में करता है। ठीक है, 1001 ईस्वी में, मतलब 998 में तो ये गजनी का शासक बनता है और उसके बाद 1001 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण कर देता है महमूद गजनवी। ठीक है, अच्छा, यहां पर थोड़ा सा कुछ आक्रमण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी पंजाब का जो शासक था ना, ये सटा हुआ, आप जानते हैं भारतवर्ष का जो सीमावर्ती है इलाका, ये पंजाब कश्मीर वाला इलाका, तो इधर हिंदू शाही राजा था। ठीक है, हिंदू शाही राजा एक जयपाल हुआ करता था। ठीक है, जयपाल राजा हुआ करता था। इस पर महमूद गजनवी आक्रमण कर दिया 1000 ईस्वी में। उसके बाद 1001 ईस्वी की बात है, जयपाल जो कि यहाँ का राजा था, ये महमूद गजनवी से जब हार जाता है तो बेचारा को अच्छा नहीं लगता और हार के कारण ये सुसाइड कर लेता है। कौन? जयपाल। हार के दर्द से इसने सुसाइड कर लिया। चलिए, अब ये 1005 ईस्वी में, देखिए ये इंपॉर्टेंट आक्रमण की बात हम कर रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आक्रमण है। 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। कब? कहां? मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। और उसके बाद ये अब्दुल फतेह नाम का एक वहां का शासक था, उस पर आक्रमण कर देता है। फिर उसके बाद 1008 से 1009 ईस्वी में ये हिंदू शाही जयपाल का बेटा था आनंदपाल पर आक्रमण कर देता है। देखिए, जयपाल पर इसने आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। उसके बाद 1008 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल का ही बेटा था आनंदपाल, उस पर आक्रमण करता है। फिर 1018 से 1819 में इसने मथुरा और कन्नौज के राजा, मतलब मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है, मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया और वहां का देखिए 1018-19 में मथुरा कन्नौज में जो इसने आक्रमण किया, यहां का राजा का नाम था राजपाल। क्या? यहाँ का राजा का नाम राजपाल था। और याद रखिएगा कि एक चंदेल शासक था विद्याधर, चंदेल शासक, जो कि खजुराहो के मंदिर जिसने चंदेल शासकों ने बनवाया था, खजुराहो के मंदिर के बारे में हमने बात भी किया है। तो एक चंदेल शासक था विद्याधर, यह बहुत गुस्से में आ गया कि तुम आखिर कैसे कैसे किस कोई तुम पर आक्रमण किया और तुम डर के भाग गए, राजपाल को कहता है, और उसने विद्याधर को मार दिया। क्या? विद्याधर को गुस्से में आकर के मार दिया। अब जब विद्याधर को यह मार देता है तो चूंकि महमूद गजनवी को लगता है कि यह हमसे लड़ना चाह रहा है, तो महमूद गजनवी 1021 ईस्वी की बात है, 1021 ईस्वी में विद्याधर पर आक्रमण करता है। विद्याधर यानी कि चंदेल शासक के ऊपर आक्रमण करता है। चूंकि विद्याधर महमूद गजनवी से डरता नहीं, उससे सामना करता है। और याद रखिएगा, महमूद गजनवी के खिलाफ डट कर सामना करने वाला था विद्याधर। और याद 1021 ईस्वी 22 ईस्वी में, आज से 100 साल पहले की बात है। ठीक है, तो ये सॉरी 100 साल नहीं, 1021 से 22, तो आज तो 2022। चलिए, तो ये क्या करता है, 1000 साल पहले की बात है। तो ये विद्याधर से लड़ता है और दोनों में यहां पर संधि हो जाता है, दोनों में संधि हो जाता है। उसके बाद 1025 ईस्वी का आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण में से आता है। ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में। और याद रखिएगा, उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीमदेव प्रथम था। गुजरात का जो शासक था वो भीमदेव प्रथम था। और जब 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, उस समय जो गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था, उसके बाद ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जब यहां से लेके जाता है गजनी, तो उस बीच में गजनी लेते जाते समय बीच में इसके सारे लूटे हुए जो भी चीज इसने लूटा था उसको जाटों ने लूट लिया। उसने क्या किया, 1025 में जाटों ने इसको
आक्रमण किया और लूट लिया। अब क्या होता है कि जाट से ये युद्ध मतलब दुश्मनी हो गया और 1027 ईस्वी में लास्ट आक्रमण इसका होता है जाटों के खिलाफ। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण इसका जाटों के खिलाफ होता है और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी मारा जाता है, मतलब इसकी मौत हो जाती है 1030 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी मारा जाता है। तो इतना हम लोग यहां पर डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? तो अभी हमने देखा 1026 ईस्वी 1025-26 की बात है, तो ये किया था किसने? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी आया था। याद रखिएगा अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। 11वीं सदी, अच्छा आपको ये बात पता है कि जब 11वीं सदी हम बोल रहे हैं तो ये कौन सा साल होगा भैया? 11वीं सदी का मतलब है 1000 के बाद, 1000 के बाद, 1000 से 1100 के बीच, और जब 1100 से आगे जाएंगे तो वो 12वीं सदी होगा। ये बात आपको पता हो। 11वीं बोल रहा है तो 100 साल पीछे आइए, और 12वीं बोल रहा है तो उसके 100 साल, मतलब इस तरह से चलता है, आपको पता होगा। तो 11वीं सदी यानी कि 1000 से 1027 तक ही महमूद गजनवी यहां पर आक्रमण किया है ना, तो ये 11वीं सदी। तो इसके साथ महमूद गजनवी के साथ जो है इतिहासकार जो आए थे अल बरूनी, कौन? अल बरूनी। और अल बरूनी के बारे में आपको क्या बताएं कि इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद, इसने एक बुक लिखा था जिससे कि हमें सामाजिक सांस्कृतिक की, समाज वगैरह की जानकारी मिलती है। अच्छा, सबसे पुरानों जो हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो पुराण है, पुराण के बारे में पता होगा ना, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम था अल बरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला, ठीक है। और उसके बाद ये बात तो हो गया, तो यहां से याद रखिएगा अल बरूनी के बारे में, ठीक है। अल बरूनी के बारे में इसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, ठीक है। अच्छा, तराइन का युद्ध, अब आ जाता है तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी कौन था, ठीक है। मोहम्मद गौरी, जिसका नाम मुइजुद्दीन भी था, शिहाबुद्दीन भी था, और अफगानिस्तान के गौर प्रदेश, अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का शासक था मोहम्मद गौरी, जो कि संस बनी वंश का था। मोहम्मद गौरी, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी आपके संस बनी वंश का था, ठीक है, संस बनी वंश का था। अच्छा, मोहम्मद गौरी का जो यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो कि संस बनी वंश का था, गौर पर अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का, तो इसने भी आक्रमण किया भारतवर्ष पर, ठीक है, इसका भी आक्रमण भारतवर्ष पर हुआ। और याद रखिएगा इसका, मोहम्मद गौरी का भारतवर्ष पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम राज्य का स्थापना करना। क्या? मुस्लिम राज्य का स्थापना करना। अच्छा, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो होता है वो मुल्तान के ऊपर होता है, ठीक है। पहला आक्रमण होता है मुल्तान के ऊपर 1175 ईस्वी में। कब? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण होता है मुल्तान के ऊपर, और मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। लेकिन 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कहां पर हमला करता है? गुजरात में हमला करता है, ठीक है। और गुजरात में हमने जैसा कहा था अभी थोड़ी देर पहले 1025 में भीमदेव प्रथम था, तो गुजरात में 1178 में जिसका शासन था वो था भीमदेव द्वितीय। क्या था? कौन था शासक? गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय। और भीमदेव द्वितीय बच्चा था, लेकिन इसको शासनकाल पर बैठा दिया था, लेकिन इसकी राजकाज देख रेख कौन करती थी? नायिका देवी। कौन करती थी? उसकी माँ थी नायिका देवी, वही इसका राजकाज देखने का काम करती थी, ठीक है। और याद रखिएगा 1178 में जो गुजरात पर हमला किया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, या भारत पर कहें भीमदेव द्वितीय उस समय था, तो मोहम्मद गौरी की यहां पर हार होती है, ठीक है। मोहम्मद गौरी की हार होती है। और याद रखिएगा भारत में मोहम्मद गौरी का पहला हार 1178 में गुजरात पर जब इसने हमला किया था, तो भीमदेव द्वितीय के खिलाफ, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 1169 में भी हमला करता है, 81 89, ठीक है। लेकिन 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, या ये बोले पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चहमान वंश से संबंधित थे, पृथ्वीराज चौहान, उस पर इसने हमला किया 1191 ईस्वी में। और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो इसने हमला किया 1191 ईस्वी में, उसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है, और उसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। लेकिन जब मोहम्मद गौरी यहां से हार के चला जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान पूरा एकदम टाइट हो जाता है कि अरे हम तो हरा ही दिए, हम पहुंचे भी नहीं और हरा दिए, ठीक है। लेकिन ये एक साल बाद मोहम्मद गौरी पूरा तैयार होकर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी किस पर आक्रमण करता है? पृथ्वीराज चौहान पर, और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है दूसरे
तराइन के युद्ध में। तो तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 और 1192 में दूसरा हुआ था, ठीक है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन का युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में। याद रखिएगा, दूसरा युद्ध 1192 में। मोहम्मद गौरी, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कहता है कि 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने सबसे प्रसिद्ध चाहमान या चौहान वंश शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है। चलिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ये भी याद रखिएगा कि जो 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान नहीं गया था, बल्कि गोविंद राज तोमर और चामुंड राय, जो कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था, गोविंद राज तोमर और चामुंड राय, इसी दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी को धूल चटा दिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तराइन की लड़ाई हुई थी। तो यहां से तराइन की लड़ाई के बारे में तो पता चल गया, 1191 1192, ठीक है। तो 1192 में जो तराइन का युद्ध होता है, इसके बाद भारत में सही मायने में मुस्लिम सत्ता का स्थापना होता है। याद रखिएगा, तराइन के युद्ध के बाद भारत में सही मायनों में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। और याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद 1194 ईस्वी की बात है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, किसके खिलाफ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के खिलाफ। जब मोहम्मद गौरी और जयचंद के साथ युद्ध होता है, और जयचंद कौन था? गढ़वाल वंश के कन्नौज के राजा जयचंद के खिलाफ ये आक्रमण करता है और जयचंद को मार देता है, ठीक है। जयचंद को मार देता है वही जयचंद जिसने कि मोहम्मद गौरी के खिलाफ किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, ठीक है। चलिए अब कहा जा रहा है कि 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के थे? तो ये तो चाहमान वंश के थे। इसके बारे में तो हमने अच्छे से बात कर लिया। अब देखिए 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का शासक था। इसके बारे में हमने पहले ही बात किया, जो कि सन्स-बनी वंश से आता था और मोहम्मद गौरी ने इसको हराया था। चलिए अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? अच्छा, दिल्ली सल्तनत देखने से पहले हम इस बात पर बात करते हैं कि देखिए 1192 1194 तक तो हमने देख लिया। और देखिए मोहम्मद गौरी लास्ट में भारत आया था 1205 ईस्वी में। कब? 1205 ईस्वी में। अच्छा, 1206 ईस्वी में, मतलब 1205 ईस्वी में इसका युद्ध हो जाता है खोखरों से। खोखरों से युद्ध हो जाता है, और खोखरों से युद्ध करते समय मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मर जाता है, ठीक है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मारा जाता है, और ये कब? 15 मार्च, याद रखिएगा, 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। और उसके बाद भारतवर्ष में ये अपना एक जो गुलाम बोलिए या फिर सेनापति बोलिए, ठीक है, किसको रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतवर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का स्थापना होता है 1206 में। चलिए, अच्छा, कहता है कि किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया? तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश देखेंगे। हम देखेंगे गुलाम वंश, हम देखेंगे सैयद, हम देखेंगे खिलजी, हम देखेंगे तुगलक वंश और लोदी वंश। सबसे पहला गुलाम वंश, ठीक है, सबसे पहला गुलाम, फिर आता है खिलजी वंश, खिलजी के बाद आता है तुगलक के बाद आता है सैयद, और सबसे लास्ट में दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश। और ये गौरी वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं करता, क्योंकि हमने देखा कि मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में मारा जाता है, और उसके बाद इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, ठीक है। तो गौरी वंश का यहां पर राज नहीं होता है। अच्छा, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? ये कौन था? इसके बारे में तो हमने देख ही लिया, अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी, जिसने कि पुराणों का कहा जाता है ना कि 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन? अल बरूनी, ठीक है। अच्छा, अल बरूनी किस देश का निवासी था? तो याद रखिएगा, अल बरूनी खीवा देश का, पूछ ले जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। अल बरूनी खीवा देश का निवासी था। अच्छा, संस्कृत भी आता था अल बरूनी को, याद रखिएगा, अल बरूनी को संस्कृत
संस्कृत भी आता था, पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान था। इसने कौन से किताब की रचना करी? किताबुल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, ठीक है। तो यहां तक याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी को देखा। अब देखते हैं हम लोग सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत। किसकी? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का स्थापना कैसे होता है? तो ये हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी जाती है। तो याद रखिएगा 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में कौन मरता है? मोहम्मद गौरी। और कब? मार्च में। मार्च में मोहम्मद गौरी मरता है। और मार्च 3, इसके मौत के 3 महीने बाद जून 1206 में, जून 1206 में किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है और इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में। कहां पर? लाहौर में अपनी राजधानी बनाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत भी 1210 में हो जाती है, यानी कि 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक चलता है। और इसने गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना करी थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कौन करा? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम राजवंश। कौन था? गुलाम राजवंश। इसकी स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां और लाख बख्श भी कहा जाता था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुरान खां ऐबक को कुरान खां और लाख बख्श भी कहा जाता था। कुरान खां इसीलिए क्योंकि बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता था, और लाख बख्श क्योंकि ये लाखों में दान दिया करता था। अच्छा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किस वंश से संबंधित था? तो ये तुर्क जनजाति से संबंधित था, याद रखिएगा। और इसका मौत कब हो जाता है? 1210 में। कहा जाता है, हम लोग नहीं जानते हैं, कहा जाता है कि इसका मौत जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाता है 1210 ईस्वी में। कहा? लाहौर में। 1210 ईस्वी में इसका मौत जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और गुलाम वंश का शासनकाल कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। कब तक? 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक आप किसे बताइएगा? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक को बता सकते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, अकबर, तो आप कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मारत। लेकिन हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को सुल्तान इसने नहीं कहा था। याद रखिएगा, इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा था, बल्कि अपने आप को मलिक और सिपह सलार कहा था, ठीक है। सिपह सलार कहा था। तो इसने अपने आप को कहा ही नहीं कभी सुल्तान, तो शासक हुआ कैसे? ठीक है, ये इसने कहा नहीं। तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन या कंफ्यूज करने वाला सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, जो सुल्तान दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अपने आप को कहता है वो इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश था, याद रखिएगा, इल्तुतमिश। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया या आपको पता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया है, कुतुब मीनार बनवाया है, और अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गजनी का। सॉरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने कि गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, ठीक है। और खरीद करके आमिर ए आखुर का पद उसको दिया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए, तो यहां से क्या हो गया कि यहां कहता है कि वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने बाकायदा इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान कहा, और सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश ने ली थी, ठीक है। सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश ने ली थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बना, ठीक है। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, ठीक है। 1211 से 1236 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन करता है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, और एकदम सुल्तान के पद का एक्सेप्ट करता है। हाँ, चलो हम सुल्तान है, और सुल्तान ए आजम की उपाधि भी ये लेता है, ठीक है। तो यही है दिल्ली का फर्स्ट सुल्तान। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं, बल्कि खलीफा से प्राप्त किया था, और खलीफा ने इल्तुतमिश को शासन की मतलब बोला कि हाँ ठीक है, जाओ बनो। अब देखिए क्या कहता है, पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मौत हुई थी? किस सुल्तान की? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये कब से कब तक? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना ये करता है, 1206 से 1210 तक। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा इस बात को समझिएगा
कि इल्तुतमिश जो था ये इलबारी इलबारी जनजाति से संबंधित तुर्क था, इलबारी जनजाति से, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ और नाम है, तो इसे इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, ठीक है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को, बदायूं का सूबेदार, ये इल्तुतमिश जो था सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। अच्छा, गौरी के आदेश देने पर, मोहम्मद गौरी के आदेश देने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने कहा कि तुम जो है इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो, तो ऐसा हुआ था, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना करी। तो ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक था भैया, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देखिए भारत में मामलुक राजवंश, तो देखिए गुलाम वंश बोलिए या फिर मामलुक बोलिए, ये गुलाम वंश या मामलुक वंश, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? तो ये करता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका राज्याभिषेक जून 1206 में होता है, राजधानी इसकी लाहौर होती है, ठीक है। और इसने क्या-क्या बनाया था? दिल्ली में कुव्वत इस्लाम, कुतुब मीनार, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद इल्तुतमिश को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इल्तुतमिश के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का ये शासक रहा। पहला सुल्तान का उपाधि मतलब एक्सेप्ट किया, सुल्तान आजम की उपाधि इसने ली, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश के समय का एक इंपॉर्टेंट घटना याद रखिएगा कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, यहाँ पर चंगेज खां का यहाँ पर आगमन होता है। तो चंगेज खां किसके समय? तो इल्तुतमिश के समय, याद रखिएगा चंगेज खां, इसके बारे में पता होगा। अच्छा, इल्तुतमिश के समय चंगेज खान से डरकर एक मंगबरनी जो है चंगेज खां से भागकर उसके आक्रमण से भाग करके इल्तुतमिश के पास पहुंचता है कि हमें शरण दो, हमारी रक्षा करो। तो ये इल्तुतमिश इसको कहता है नहीं, हम अभी चंगेज खान से दुश्मनी नहीं ले सकते, हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अच्छा, इल्तुतमिश ने जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और उसका जो भी काम बचा था, उसका काम जो पूरा करवाया था कुतुब मीनार का, वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश की कब्र कुतुब मीनार के परिसर में ही है, कैंपस में ही है, ठीक है। चलिए, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें बंदगान कहा जाता था, ठीक है। इल्तुतमिश का जब शासनकाल था, तो उस समय सैन्य सेवा के लिए कुछ गुलामों को खरीदा जाता था, क्योंकि गुलाम से खरीद के तो उसे बंदगान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदगान। अच्छा, हौज ए सुल्तानी क्या है? तो हौज ए सुल्तानी एक बहुत बड़ा जलाशय है, जिसको किसने बनवाया था? हौज ए सुल्तानी किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, याद रखिएगा इसे, इल्तुतमिश ने। अच्छा, इल्तुतमिश का एक इंपॉर्टेंट दल चालीसा, ठीक है, दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगामी, याद रखिएगा, तुर्कान ए चहलगामी या दल चालीसा, जो कि इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, जो कि 40 क्या बोलते हैं के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित था। 40 अमीरों का एक समूह था, 40 अमीरों का एक समूह था, जो कि राजा के, इल्तुतमिश के राजकाज में उसको सपोर्ट करता था, सहायता देता था। तो दल चालीसा या फिर तुर्कान ए चहलगामी का व्यवस्था किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अच्छा, इस दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगामी को खत्म कर दिया था आने वाले समय में किसने? बलबन ने। हम आगे पढ़ेंगे बलबन के बारे में, ठीक है। चलिए, अब कहता है कि चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो याद रखिएगा, चांदी का सिक्का टंका इल्तुतमिश ने ही चलाया था। और तांबे का सिक्का जीतल, तो तांबे का सिक्का जीतल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। और चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने ही चलवाया। तो टंका और जीतल इल्तुतमिश के शासनकाल में, और इल्तुतमिश ने ही चलवाया था, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। यहां पर कहा जा रहा है कि बलबन, तो अब यहां पर आ गया भैया बलबन का बात, यहां पर आ गया बलबन। तो बलबन के बारे में समझिएगा इस बात को कि इल्तुतमिश के बाद 1236 में जब इल्तुतमिश की मौत हो जाती है, तो इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी योग्य शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया को सुल्तान बनाया जाता है। और मध्यकालीन भारत का पहला मुस्लिम शासिका, जो कि लेडीज मुस्लिम शासिका थी, वो रजिया सुल्तान ही होती है। और 1236 से मात्र 1240 तक इसका शासनकाल रहा, क्योंकि क्या होता है कि इसको हटाने उठाने में बहुत ज़्यादा ये चलने लगा था, क्या बोलते हैं कि
पॉलिटिक्स चलने लगा था और इसको हटा दिया गया था, तुर्क अमीरों के द्वारा इसको हटा दिया गया था, ठीक है। आपने सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो या इनको गुंडों में कैथल के पास गुंडे घेर करके इसको मार देते हैं। उसकी लंबी कहानी है, हम लोग यहाँ पर डिटेल में उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना है वो करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इल्तुतमी रजिया सुल्तान के समय ही बलबन एक बहुत इंपॉर्टेंट पद पर आसीन था। और रजिया के समय में बलबन जो था वो कौन से पद पर आसीन था, तो याद रखिएगा अमीर ए शिकार के पद पर। किसके? अमीर ए शिकार के पद पर जो बलबन आसीन था। अच्छा, बलबन के बारे में बात करें तो बलबन जो है ना, इसको इसको जब ये बच्चा था बचपन में, इसको मंगोलों ने, मंगोल आक्रमण जो होता है तो मंगोलों ने बलबन को पकड़ लिया था, ठीक है। और पकड़ करके जब इसको अपने साथ लाया था तो गजनी में, जो कि अफगानिस्तान का गजनी में, एक जमालुद्दीन नाम करके ख्वाजा जमालुद्दीन जो था, इसको इस बलबन को खरीदा था। और 1232 ईस्वी की बात है, 1232, देखिए 1232 में क्या किया, इसको बलबन को दिल्ली लेकर के आया। कहाँ? बलबन को दिल्ली लेकर के आया। और 1233 में जब इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने किसे, ग्वालियर को जीता था, इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीता था, तो उस समय इल्तुतमिश ने किसे, बलबन को खरीदा था, ठीक है। बलबन को खरीदा था। तो ये तो बलबन का बात हो गया। अब यहां पर यह है कि बलबन का शासनकाल कब से कब तक है भैया। बलबन राजा कब बनता है, तो बलबन राजा बनता है 1266 से 1286 तक, ठीक है। 1266 से 1286 तक ये सुल्तान बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो चलिए, ये देखिए बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां इसे मिला था, तो वास्तविक शक्ति जो है बलबन को मिलता है नसरुद्दीन महमूद शाह के समय। देखिए यहाँ क्या लिखा है, बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। अच्छा, 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी बेटी का शादी जो है वो नसरुद्दीन से कर दिया, और इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। देखिए, नायब ए ममलिकात एक तरह से ये कहिए कि ये यही राज का संभालता था, ठीक है। उस समय जो नायब ए ममलिकात होता था, एक इंपॉर्टेंट पद होता था जो शक्तिशाली होता था। वो समझिए कि राजा कठपुतली है और नायब ए ममलिकात ही होता था जो कि राजकाज देखता था। तो जब बलबन ने अपनी बेटी का शादी 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन, सुल्तान जो उस समय का था 1249 में, नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया, तो उसके बाद ये समझिए कि नसरुद्दीन महमूद शाह कुछ नहीं, बलबन ही सुल्तान था, और 1266 में ये खुद से सुल्तान बन भी गया, ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो गयासुद्दीन बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने अपना प्रधान नियुक्त किया था, ठीक है। अच्छा, किसने तबकात ए नासिरी नाम की पुस्तक लिखी थी, तो तबकात ए नासिरी नाम की पुस्तक जो है ये लिखा था किसने, मिनहाज उस सिराज ने। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज ने इस पुस्तक को लिखा है कि ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने। अच्छा, सुल्तान नसरुद्दीन को ये समर्पित किया था मिनहाज उस सिराज की लिखी बुक तबकात ए नासिरी, ठीक है। और ये जो तबकात ए नासिरी है इसमें 23 चैप्टर्स हैं। कितने? 23 चैप्टर्स हैं। अब देखिए, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। हु अमंग द फॉलोइंग क्रॉनिकलर्स रोट अबाउट रजिया एंड रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। देखिए, क्वालिफाइड थी जब तो 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उसके बाद रजिया सुल्तान जो है वो सुल्तान बनती, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। यही तो कारण था। तो मिनहाज ए सिराज जो है इसी ने ऐसा लिखा था। इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों के आश्रयदाता, प्रजा शुभचिंतक, सैनिक गुण संपन्न, उन सभी मतलब गुणों से पूर्ण थी जो कि एक शासक के लिए आवश्यक है। तो ऐसा लिखा है किसने, तो ये मिनहाज सिराज ने लिखा। यहाँ पर देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 40 तक रही। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था, ठीक है। अच्छा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, तो ये कौन थी भाई, तो ये रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान, ठीक है।
अब आगे देखिए, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश थे, इस बात को तो हम जानते हैं। आगे देखिए, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए, अब हम लोगों ने देखा कहाँ से कहाँ तक? हमने अभी तक देखा है कि 1206 ईस्वी में से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम राजवंश की स्थापना होती है, गुलाम वंश का स्थापना होता है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने अभी तक देख लिया, रजिया सुल्तान, बलबन तक को देख लिया। अच्छा, बलबन के बारे में कुछ चीज़ों को याद रखिएगा कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बलबन के बारे में, रक्त और लौह की नीति। सुल्तान के पद को बलबन ने कहा कि ईश्वर के द्वारा दिया जाता है सुल्तान का पद, और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, क्योंकि ये कहा कि सुल्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन है? तो परवरदिगार, यानी कि वो लोग जो अपने मानते हैं पैगंबर मोहम्मद, जो भी अल्लाह को मानते हैं वही हैं, तो सुल्तान उसके बाद है। ठीक है, उस तो सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। और सुल्तान बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की रीतियां को अपनाया था। सिजदा पैबोस में क्या होता था कि झुक कर, लेट कर सुल्तान के पैर को चूमो। ठीक है, सिजदा और पैबोस को यही किया था। और याद रखिएगा, नौरोज त्योहार मनाने का जो प्रथा है उसने बलबन ने ही शुरू किया। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग है, उसकी भी स्थापना बलबन ने ही करी। और एक जो मतलब ये क्या करता है कि ये इसके बारे में, बलबन के बारे में इतना बहुत है, हो जाता है। ठीक है, इतना बहुत है। तो बलबन तक हमने देखा। अब आगे है खिलजी वंश। ठीक है, अब आगे है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है, इसका शासनकाल कब से कब तक? तो देखिए, खिलजी वंश का स्थापना करता है 1290 ईस्वी में। किसने? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया 1290 ईस्वी में। कब? 1290 ईस्वी में। ठीक है, इसे याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो हम देखेंगे 1290 से लेकर के 1320 तक, 1290 से 1320 तक जो है किसका? खिलजी वंश का शासन रहता है। तो हम इसे अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है। आज इतना रहने देते हैं, अगले क्लास में थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आज इतना अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आज इसे रिवाइज भी कर लीजिएगा, और हम अगले क्लास में थोड़ा लंबा वीडियो बना करके और मतलब जो भी है फैक्ट को डाल देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए आप लोग। ठीक है, और उसके बाद कल जो है थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। आज अगर 45 मिनट का हुआ है तो कल थोड़ा ज़्यादा 2 घंटे तक का हो जाएगा। तो आप अच्छे से देखते रहिए, बहुत अच्छे से पूरा डिटेल्ड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से इस बुक को कवर करा दिया जाएगा। आप ध्यान से इसे सुनिए, इसे फॉलो कीजिए। इसके बाद आपको जनरल स्टडीज में कोई परेशानी नहीं होगी। और भी जो अपडेट है मैं आपको देते रहूँगा कि क्या क्या कैसे, या फिर कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके लिए अगले क्लास में मैं आपको बताता हूं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने के लिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा परीक्षा हॉल्ट 24/7 को, क्योंकि आपके सपोर्ट से, फिर मैं आपको कहूंगा कि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने को। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।